नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर चुकी है। 195 नामों में हरियाणा शामिल नहीं था। अब बारी हरियाणा की है, 10 लोकसभा सीटों की है। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों का नाम फाइनल करते वक्त आंतरिक, नमो ऐप पर सर्वे, जातीय समीकरण, जिताऊ छवि के पैमाने पर परख रही है। ऐसा लगता है यह इसलिए जिस तरह से पहली सूची जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों के नाम पर सवाल खड़े हुए, ऐसे में पार्टी दूसरी सूची में उम्मीदवारों की विदाक छवि पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसा लगता है हरियाणा के कौन है वो 10 दावेदार जिनके सहारे होगा बेड़ा पार, आज चर्चा इसी पर। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के लोगों और सियासत से जुड़े लोगों को अब बस दो ही चीजों का बेसब्री से इंतजार है। एक, केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव का शेड्यूल और इसके तुरंत बाद लगने वाली आदर्श आचार संहिता। दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस किन चेहरों को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारते हैं। कांग्रेस को अभी कुछ देरी है, पर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में चल रही है। इस मीटिंग में प्रदेश की 10 सीटों के लिए लोकसभा के उम्मीदवारों पर माथापच्ची हो रही है। मंथन के बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। सीएम का कहना है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को। गौरतलब है कि बीजेपी अपनी गठबंधन पार्टनर जेजेपी के लिए एक सीट छोड़ सकती है। शायद ये हिसार भी हो सकती है, क्योंकि पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हिसार में सक्रिय दिख रहे हैं। जहां तक बीजेपी उम्मीदवारों का सवाल है, पार्टी ने साफ कर दिया है कि विनेबिलिटी यानी जीत की क्षमता वाला उम्मीदवार और सामाजिक संतुलन दोनों प्रमुख पैमाना और शर्तें होंगी। बैठक में माथापच्ची के बाद संभवतः 8 मार्च को, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि है और महिला दिवस भी, बीजेपी अपने सुरमाओं को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस विरोधी पक्ष की सूची का इंतजार कर रही है। अब जल्दी ही आपको सुनाई देगा जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में कौन होंगे वो उम्मीदवार, कौन हो सकते हैं वो उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री मोदी के 400 के पार वाले आंकड़े को छूने में मददगार साबित होंगे? देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। जो माथापच्ची का दौर चल रहा है, जो मंथन और चर्चा का दौर चल रहा है, वो 10 की 10 सीटों पर चल रहा है या 10:1 में चल रहा है, 9:1 में चल रहा है, 8:2 में चल रहा है? क्या इसको हम समझ सकते हैं? क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। टाइम लगने की वजह क्या हो सकती है? देखिए पंकज, 10 में से जो अभी तक की खबरें हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, जो चर्चाएं हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, एक सीट हिसार की शायद जेजेपी को दे दी जाएगी। और 2 दिन से दिग्विजय चौटाला हिसार में सक्रिय हैं। कुछ उनकी हलचल बताती है कि हिसार सीट उनकी पसंद की, क्योंकि हिसार से खुद दुष्यंत चौटाला एमपी रह चुके हैं और भिवानी से अजय चौटाला जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों सीटों पर पसंद थी, दोनों सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन हिसार पर बात बनती दिख रही है। हालांकि आखिरी फैसला होना है। तो 9 सीटें बाकी जो बीजेपी की बचेंगी, उन 9 सीटों में चूंकि लक्ष्य इस बार बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और सीटों का ग्राफ भी है, उसको भी बढ़ाया गया है कि इतनी सीटें जीतनी है। जैसे लगातार मोदी जी के लेफ्टिनेंट्स लगातार रट्टा लगाए उनके 370 और 400 पार, केंद्रीय मंत्री हो या उम्मीदवार हो, बीजेपी के नेता हो, 400 पार का लगातार नारा लगा रहे। तो जितना बड़ा
लक्ष्य इस बार है, जितनी बड़ी चुनौती है, तो उस लिहाज से जो 9 सीटें बीजेपी, वैसे तो 10 ही है, लेकिन अगर 9 भी लड़ती है तो अब ठोक बजाकर उम्मीदवारों को देखना पड़ेगा। ऐसे कोई उम्मीदवार पार्टी नहीं मैदान में उतारेगी जो जोखिम भरे हो, जहां श्योरिटी लगे, विनेबिलिटी फैक्टर हो। विनेबिलिटी मतलब जीतने की क्षमता जिसमें नजर आए। ये बात भी है कि उसकी छवि और बैकग्राउंड परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। लेकिन जैसा कांग्रेस वाले सामाजिक संतुलन, सामाजिक समीकरण, सामाजिक समभाव, सद्भाव की जो बात कांग्रेस कर रही है, तो बीजेपी उसको भी कंसीडर करिए कि कोई ऐसी जाति बिरादरी ना रह जाए जो कल को झंडे उठा ले कि हमारा तो बीजेपी ने अनदेखी कर दी, कल को उस तरह की नौबत ना आए। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बीजेपी की आज दिल्ली में मंथन भी हो रहा है, माथापच्ची हो रही है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतारे जाए और जीत कर आए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में आसानी हो और इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मेरे को लगता है क्योंकि बीजेपी तेजी से फैसले कर रही है, लगातार मीटिंग है, और ये बीजेपी है। शुक्रवार को 8 तारीख महाशिवरात्रि का भी पर्व और महिला दिवस भी है, और इस तरह की भी खबरें हैं कि शायद महिला दिवस का दिन है 8। मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है करनाल में कि 8 तारीख को संभवतः उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी जाएगी। तो एक की जगह 2 महिलाओं को टिकट बीजेपी दे सकती है। महिला दिवस है, शिवरात्रि है, और महिलाओं की जो जैसे 33% की बात कांग्रेस दावा करिए, राहुल गांधी कहते 33% हम महिलाओं को देंगे, युवाओं को देंगे, तो बीजेपी इस मामले में भी कंजूसी नहीं बरतेगी। और महिला दिवस पर शायद एक को तो है ही, लेकिन 2 महिलाओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। लिहाजा बीजेपी की सूची पर अब कांग्रेस की नजरें हैं और बाकी दलों की है। देखना है क्या होता है 8 मार्च को। महेश, जिस तरीके से ये मंथन चल रहा है, 10 की 10 सीटों पर मंथन, अगर हम देखें, समझें इसको, फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है, तो सब जानते हैं कि कोई कमी न रह जाए। लेकिन दिग्विजय चौटाला से बार बार आप सवाल कर रहे थे, मैंने सुना था, और उन्होंने मौजूदा सांसद, बीजेपी के सांसद पर तंज कसा था, अपने लहजे में बता रहे थे कि हमको भी गिना जाना चाहिए और हम भी दावेदार हैं और हम भी लड़ाई में हैं। तो क्या ये समझा जाए कि 1 या 2 सीट उस हिसाब से मंथन हो रहा है, बीजेपी कर रही है? देखिए पंकज, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि ना तो 1 और ना ही 2 सीट। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई भी मंथन नहीं कर रही है। छोटी टोली की आज खास बैठक होनी है जिसमें लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों के पैनल जो हैं वो आज तय किए जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटी टोली के जितने भी लोग हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश स्तर के कुछ और अन्य नेता भी इसमें शामिल किए गए हैं, जो छोटी टोली की बैठक आज रखी गई है। और इसमें पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट यहां पर किया जाना है। नाम 2-2 और 3-3 नाम यहां पर तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को ये पैनल मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा जाना है और उसके बाद ही जो उम्मीदवार का नाम है वो तय किया जाना है। फिलहाल ना तो 1 और ना ही 2। जननायक जनता पार्टी को लेकर इस तरह की कोई भी सोच अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और छोटी टोली में खुद मुख्यमंत्री भी और प्रदेशाध्यक्ष और इसके अलावा छोटी टोली में मौजूद रहने वाले तमाम नेता मानते हैं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और कोई भी सीट वो जननायक जनता पार्टी को नहीं देंगे। आखिरी कोशिश तक ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते नजर आएंगे कि एक भी सीट जो है जननायक जनता पार्टी को नहीं देनी पड़े। अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है और एनडीए में बनाए रखने की मजबूरी अगर सामने आती है जननायक जनता पार्टी को और गठबंधन टूटने की जो संभावना है वो अगर बनती हुई नजर आई, तो ज्यादा हिसार सीट पर दावा जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से सामने रखा जाएगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी यहां पर बनाई गई है जिसमें खुद दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केसी बांगड़, जो 2 महत्वपूर्ण नाम के कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोऑर्डिनेशन को लेकर बात करेंगे, उसमें खुद दुष्यंत चौटाला है और केसी बांगड़ भी हैं। अन्य नाम भी रखे गए हैं, लेकिन निर्णायक जो भूमिका होगी इन 2 नामों की होगी, दुष्यंत चौटाला की और केसी बांगड़, जो हिसार सीट पर अपना दावा सामने रखेंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार हिसार के इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि दावेदारी जो है मजबूती के साथ हिसार लोकसभा सीट को लेकर, एक सीट को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जननायक जनता पार्टी रखने जा रही है। बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि एक भी सीट जेजेपी को नहीं देनी पड़े। वीरेंद्र सोनी जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या यह होना चाहिए, ये गठबंधन के साथ चुनाव में जाना चाहिए बीजेपी को या नहीं जाना चाहिए? आपसे ये सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव भी है। अगर नहीं जाते जेजेपी के साथ तो जेजेपी भी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो इसका नुकसान तो होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले स्पष्ट करते रहे हैं कि ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, तो बाद में ये एनडीए का घटक बन गए। और देखिए, ये कोई इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले नहीं बनी,
जो बनी, अब इन्होंने ये जो है एनडीए में आया भारतीय जनता पार्टी से सीटों से तालमेल के बारे में बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बुलाया नहीं। अब ये अपनी ओर से ही पेशकश कर रहे हैं, अपने ओर से ही जो सीटों के बारे में है खुद ही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ना तो केंद्र ने बुलाया ना प्रदेश ने बुलाया, तो इसलिए प्रदेश स्तर पर तो नेता चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई गठबंधन हो। अगर केंद्र को करना पड़ा तो प्रदेश इकाई उसमें विवश है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गठबंधन होने वाला है। कारण है कि प्रदेश इकाई की चलने वाली है, तो उसमें प्रदेश इकाई की जो सिफारिशें होंगी सर्वोच्च होंगी। अगर गठबंधन होना होता तो इस तरह के संकेत पहले से आ जाते। और अगर हम देखें, देखिए भारतीय जनता पार्टी को फिर जवाब भी देना पड़ेगा, जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। एक बोर तो आप परिवारवाद का विरोध करते हो, फिर परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन करते हो, फिर जो आप जो विसाखियों को छोड़ चुके हो फिर आप विसाखियों पर आ गए। और जो सरकार की जो निष्क्रियता है, जो सरकार के खिलाफ जो आरोप लगते रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरी सुनो में रैली में आरोप लगाते रहे, दूसरे लोग भी आरोप लगाते हैं, तो जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है। ये उसके लिए अवसर भी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो पूरी पुरजोर सिफारिश करेगी केंद्र से कि गठबंधन ना हो। और अगर गठबंधन नहीं भी होता तो भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, अपने कार्यक्रम में, अपनी नीतियों पर वो जनता से जनादेश प्राप्त कर रही है, तो इसलिए इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। जननायक जनता पार्टी सिर्फ जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएगी। जी देवेंद्र, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बात, अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि बीजेपी कंफर्टेबल है, अपने ही बलबूते पर चुनाव में जाएगी। लेकिन जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में अगर आज के दौर में मंथन हो रहा होगा तो ये देखा जा रहा होगा कहां पर वीकनेस है, कहां पर हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में है। तो सबसे कमजोर सीट से अगर शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, वो सीट कौन सी होगी? जहां पर सबसे ज्यादा दावेदार होंगे वो सीट कौन सी होगी? देखिए पंकज, 3 दिन पहले अभी सीएम सिटी करनाल और पानीपत के बीच घरौंडा जगह कस्बा, वहां जेजेपी की मीटिंग थी। मैं 3-4 घंटे बाहर रहा। मैंने एक बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की, चेहरे पढ़ने की कोशिश की। मीटिंग में जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, जेजेपी नेताओं को लग रहा था शायद बीजेपी कोई सीट ना दे या गठबंधन ना करे। भले ही सरकार में गठबंधन है लेकिन चुनावी गठबंधन नहीं है। चेहरे भी उदास थे, मैंने देखा कुर्सियां भी कुछ खाली थी, उत्साह थोड़ा कम दिखा था। लेकिन उन्होंने कमेटी बना दी कि बीजेपी से ये कमेटी बात करेगी, बीजेपी की मंशा क्या है, नहीं तो हम 1 हफ्ते के भीतर अपना फैसला करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को बता देंगे, ये अजय सिंह चौटाला ने कहा। लेकिन जिस तरीके से सोनी जी, महेश जी बता रहे हैं कि शायद गठबंधन ना हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जेजेपी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। एक तो बीजेपी थोड़ा सा पूछ नहीं कर रही, और बीजेपी के जो तौर तरीकों से लग रहा है कि शायद जेजेपी के लिए कोई सीट अगर नहीं छोड़ी जाती तो उस स्थिति में जेजेपी को अगर आगे, चूंकि विधानसभा चुनाव है, हमने देखा 2022 से लगातार मैं दर्शकों को बताता रहा हूं, जितने भी कार्यक्रम जेजेपी के पानीपत आसपास हुए हैं, वहां एक नारा लगता था, मिशन 2024। दुष्यंत चौटाला के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था कि हमने डिप्टी शब्द हटा के सीएम बनाना है। लेकिन वो जोश तो अब दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा इनको लाले पड़ गए हैं कि अब क्या करें, लोकसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतरे हैं नहीं, अगर बीजेपी साथ लेकर नहीं चलती तो पार्टी का क्या होगा। उस दिन 3 दिन पहले जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई है उसमें मैंने उदास चेहरे भी देखे, लेकिन सारा दारोमदारा बीजेपी पर है। अगर बीजेपी अलग लड़ती है तो बीजेपी अपने दम पर वोट लेने की ताकत रखती है, वोटों को भुनाने की ताकत रखती है, जिस तरह की नीतियां हैं, जिस तरह के वक्ता है, जिस तरह की रणनीति है। लेकिन जेजेपी के सामने मुश्किलें ये आने वाली है कि 10 सीटों पर कहां से उम्मीदवार आएंगे, और डर ये भी है कि अगर परफॉर्मेंस या रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो पार्टी के लिए और नुकसानदायक, क्योंकि आगे जाकर विधानसभा चुनाव, और मेनली जो है विधानसभा चुनाव पर ही जजपा की भी नजर है, बीजेपी की, कांग्रेस की, सभी की। तो मेरे को लगता है अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाता जेजेपी और बीजेपी में, जेजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। उम्मीदवार कहां से आएंगे अगर खड़ा भी कर दे, क्योंकि पार्टी को जिंदा रखना है, आगे चलाना है, मजबूत रखना है। और अगर उम्मीदवार मजबूत नहीं मिलते या वोट बहुत कम आए तो जेजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। मैं वो सवाल आपसे, क्योंकि देवेंद्र से रह गया, कि अगर हम नीचे से शुरुआत करें, बीजेपी जो मंथन कर रही है उसमें वो कौन सी सीटें हैं सबसे ज्यादा जहां पर जरूरत है बीजेपी को बहुत ज्यादा मंथन करने की, चर्चा करने की, जिसे सेफ नहीं मानती है, जहां पर ज्यादा दावेदार हैं और नाम फाइनल करने में दिक्कत आ सकती है, वो कौन सी सीटें हैं नीचे से ऊपर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी किसी का भी नाम फाइनल करने या नहीं करने को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। दरअसल किसी भी सांसद का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर राव इंद्रजीत सिंह को छोड़ दें, अगर कृष्णपाल गुर्जर को छोड़ दें, तो किसी भी सांसद का अपना कोई वजूद ना के बराबर है। और तमाम जो सांसद लाखों की वोटों के अंतर से जीतकर दिल्ली पहुंचे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहुंचे। तो किसी भी नाम में, अगर मैं गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह को छोड़ दूं, तो किसी भी नाम को बदलने में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिवली भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है, तो जो सीटें मैं कल जिक्र कर रहा था, वही जिक्र मैं आज दोबारा कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए जरूरत है, तो रोहतक लोकसभा सीट के लिए चिंतन करने की जरूरत है। दूसरी जो सीट है वो सोनीपत लोकसभा सीट है, और तीसरी जो सीट है वो हिसार लोकसभा सीट है। और आप देख लीजिएगा, जब तक ये इलेक्शन खिंचता हुआ नजर आएगा और आखिरी चुनाव परिणाम तक, अगर 3 सीटों पर सबसे ज्यादा कड़े मुकाबले का सामना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह के उम्मीदवार को आप सामने लेकर आइए, इन 3 लोकसभा सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। हिसार, रोहतक और सोनीपत, 3 सीटें सबसे ज्यादा खतरे में मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं। और यहां पर जिक्र चल रहा था गठबंधन को लेकर। दरअसल जननायक जनता पार्टी का जो डीएनए है वोटर का, वो समझने की जरूरत है। जाट डीएनए का वोटर सबसे ज्यादा जननायक जनता पार्टी के साथ है, और जननायक जनता पार्टी के इस डीएनए, वोटर के डीएनए को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता, उसमें जाट नेता भी शामिल हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी अपने वोटों का शिफ्टिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं करवा सकती। अगर गठबंधन में साथ रखें भी, तो उस डीएनए का, जाट डीएनए का वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के को डाइवर्ट करने की क्षमता जननायक जनता पार्टी के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, और यही वजह है कि उन्हें गठबंधन में नुकसान नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि साथ रखा भी तो जननायक जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा। अब वो ये भी मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा में अगर साथ रख भी लिया, तो 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद फिर वही नौबत आएगी, और फिर हमें एक बार फिर से गठबंधन को लेकर मंथन करना पड़ेगा। अगर गठबंधन तोड़ने का फैसला करना ही है, तो लोकसभा के बाद क्यों, लोकसभा से पहले क्यों नहीं कर लिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकार इसी दिशा में हाल फिलहाल सोच रहे हैं। वीरेंद्र जी, गठबंधन की बात हो गई, लेकिन यहां वो क्रेडिट वाली बात थी। ये पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखा जाएगा, क्रेडिट लेने वाले या दिल्ली वाले हैं, या फिर मुख्यमंत्री, ये सरकार प्रदेश की है या दिल्ली केंद्र की सरकार है। ऐसे में उन सांसदों को क्रेडिट मिला नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि बताने के लिए ऐसा कुछ खास उनके पास रहा नहीं। टिकट में माथापच्ची नहीं हो रही इतनी। महेश कह रहे हैं कि कोई बहुत आसान है बदल देना, क्योंकि आपने मोदी नाम पर वोट मांगा, मोदी नाम पर जीत हासिल हुई। क्या आपको भी ये लगता है, या फिर कोई सीट ऐसी है जहां पर चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, चुनौती की बात बिल्कुल ठीक की। 3 सीटों पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की कल्पना भी है। और जहां तक देखा जाए, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, तो देखिए, जो जनसंपर्क है वो तो सांसदों के अपने हाथ में। संसद में मुद्दे उठाने हैं, ये भी सांसदों के हाथ में। अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, ये भी सांसदों के हाथ में। तो सांसद अपनी इस कार्य प्रणाली से तो छाप छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि देखिए, बाकी काम तो मोदी जी का है, और मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ने हैं। जो उपलब्धि है वो भी मोदी जी के खाते में, और वोट भी मोदी जी को है। तो सांसद तो सिर्फ प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत संपर्क का, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना जनसंपर्क रखा, लोगों से कैसा संवाद रखा, लोगों के बीच कितना रहे, ये सब बातें तो जो है निर्भर करती हैं। इसकी जो है मतदाता देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक इच्छा थी कि नवीन जिंदल को पार्टी में लाया जाए, इसके लिए प्रयास भी हुए, लेकिन जिंदल परिवार ने इसमें मना कर दिया, और वो कहा कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो तब देखा जाएगा, तब जो है सवित्री जिंदल जो है विकल्प हो सकती है। तो इसलिए नवीन जिंदल जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। और इसी तरह कांग्रेस में भी इस बार बड़ी सर्जरी हो रही है। अजय जो यादव है, कैप्टन अजय यादव है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के नेता भी यही चाहते थे, क्योंकि उनकी जो पटड़ी सही नहीं बैठ पा रही थी। उन्होंने जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है। और इस तरह किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बारे में भी मीडिया में कई बातें आ रही हैं, और ये दबाव बनाने की रणनीति है। वो कह रहे हैं कि वो अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपना जनसंपर्क, जो इस बार भी चर्चा हो रही है कि जनसंपर्क स्थगित कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो है दबाव की राजनीति है। कांग्रेस भी इस बार दबाव में आने वाली नहीं है। कांग्रेस की अपनी नीति स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस के कोई सीट पहले से है नहीं, तो कांग्रेस की से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 की 10 सीटें जीतने का दबाव है। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इंतजार है वो 10 नामों का, ऐलान का। हालांकि मंथन चल रहा है, बस ऐलान होना बाकी है। ऐलान होने के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सी सीट से बीजेपी ने किसे चुनावी मैदान में उतारा है और कौन कितना मजबूत है।